ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वो नियम है जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। तुम क्या खा रहे हो? भूख लगी है तो क्लास खाने के लिए क्या? मैंने बस इतना बोला कि तुम्हें जो करना है वो बाहर जाके कर सकते हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम क्लास में डिब्बा खोलोगे तो तुम क्लास में ही खाओगे तो क्या बोलते हैं, सबके दिमाग में आएगा कि यार भूख लगी है ना। तो मैं कौन सा नाश्ता करके आया हूं भाई, मैं भी तो आज एकदम कट टू कट टाइम पे पहुंचा हूं, नहीं किया मैंने भी नाश्ता, और अकेले अकेले खा रहे हो, बुला भी नहीं रहे हो, ये तो सबसे बड़ा पाप लगेगा। ऐसे मत किया करो। देखो क्लास का डेकोरम मेंटेन करके रखो, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो। इवन दो आई हैव अलाउड यू, भैया किसी को वॉशरूम जाना है, पानी प्यास लगी है, जाओ उठो अपना, बाहर जाके जो भी करके आना है करके आओ, पर क्लास को डिस्टर्ब मत करो, है ना, इतना थोड़ा। चलो तो हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब तुम्हारा सवाल क्या था, बोलो भाई। गई भैंस पानी में। एडिशन गिव्स यू द रिजल्टेंट, एडिशन गिव्स यू द रिजल्टेंट। जब कभी भी तुमसे बोला गया है रिजल्टेंट, परिणामी, वो वास्तविकता में एडिशन की बात कर रहा होता है। और अब इसे हम देखते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि यदि मेरे पास में दो वेक्टर हैं, यदि मेरे पास में दो वेक्टर हैं और उन्हें मैं क्रमागत, मतलब एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में ट्राइंगल की दो साइड से क्या कर दूं, रिप्रेजेंट, उन्हें क्या कर दूं, ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर दूं इन एन ऑर्डर, तो जो इस ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड टर्मिनेटिंग एट द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, will give the resultant of these two vectors। इतनी बड़ी डेफिनेशन है। ये कह रहा है कि यदि मेरे पास में ये एक पड़ा है P वेक्टर, ये एक है मेरे पास में Q वेक्टर, ठीक है, ये गिवन है। इन दोनों वेक्टर्स को यदि मैं इन एन ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करूं तो कैसे होगा, ये ठहरा मेरा P वेक्टर। अब मैं किसी भी वेक्टर को उसके प्लेन में पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं क्या? तो जब मैं इसे शिफ्ट करूंगा तो क्या ये Q वेक्टर कहीं यहां पहुंचेगा, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलेगा? तो हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसे हम काहे से रिप्रेजेंट करेंगे, अ थर्ड साइड और द क्लोजिंग साइड ऑफ अ ट्राइंगल स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड टर्मिनेटिंग एट द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो यहां ध्यान दो, ये मेरा फर्स्ट वेक्टर हो गया, तो क्या ये मेरे फर्स्ट वेक्टर की टेल है, ये मेरे फर्स्ट वेक्टर का हेड है, फिर ये मेरे सेकेंड वेक्टर की टेल है, ये मेरे सेकेंड वेक्टर का हेड है। तो कहां से स्टार्ट होगा, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, कहां टर्मिनेट होगा, हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर। तो इन दोनों को मैं मिला दूं तो क्या ये क्लोजिंग साइड बनी इस ट्राइंगल की, जो कहां से स्टार्ट हुई, टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर, कहां टर्मिनेट हुई, हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर, will give the resultant of given vectors। यदि मैं इसका नाम मान लूं R वेक्टर, तो भैया ये R वेक्टर होगा तुम्हारा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर। ये समझ में आया, समझ में आया? तो अब इसे अपनी भाषा में आप इसकी ये लिखिए लॉ को, मैंने इसमें पीपीटी में है क्या, अरे यार नहीं है शायद, तो अपनी भाषा में जो तुम्हें समझ में आया, मैं एक बार फिर से मैं बोल देता हूं। क्या बोला कि यदि मैं दो वेक्टर्स को
किसी ट्राइंगल की दो साइड से एक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करूं तो थर्ड साइड और क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल स्टार्टिंग फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर and terminating at the head of the second vector will give the resultant of these two given vector. बुकलेट लायो? हाँ, तो उसमें चैप्टर मोशन प्लेन वाला चैप्टर खोलो, वहां पे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लिखा होगा, उतनी जगह छोड़ दो और खुद से वहां से लिख लेना। मोशन प्लेन खोलना, उसमें देख के अभी मत लिखने बैठना, जगह छोड़ना, हमको आगे बढ़ना है। वास्तविकता में तो ये हेडिंग हमको कल खत्म करनी थी प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन हो नहीं पाई किन्हीं कारणों से। तो क्या थे वो कारण? तुम्हारी शक्लें, बहुत सारी शक्लें। कौन है उधर? कौन है उधर? हम तो इधर हैं, बोर्ड भी इधर है, तो हमें ऐसा लगता है कि आपका ध्यान इधर होना चाहिए। कई लोग तो उसके बाद जगते हैं, अरे यार ये कुछ तो भी बोल के हो गया, क्या बोला था? अच्छा, सही सही चल रही है अपनी फिजिक्स, बोर वोर तो नहीं हो रहे? कोई हो रहा हो तो एक वो टांग देंगे खूंटा, एक खूंटा और लगा देंगे यहां पे, उसके बाद जिसको होगा बोर उसको टांग दिया जाएगा, फिर सब उसको देखना। बोर तब होता है जब आपका कंसंट्रेशन नहीं होता है, और जैसे ही लटका दिया जाएगा तो पूरा कंसंट्रेशन इस बात पे रहेगा कि अब मैं यहां से छूटूं कैसे। तुम सोच रहे हो कि खूंटा कहां लगेगा? कहीं लग जाएगा, बहुत जगह खाली है। हो गया ये पॉलीगॉन लॉ। अब पॉलीगॉन लॉ जो है ये एक्सटेंडेड फॉर्म है ट्राइंगल लॉ की। पॉलीगॉन लॉ इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्राइंगल लॉ, जिसमें हमारे पास में दो से ज्यादा वेक्टर्स होने पर हम इसका यूज करने वाले हैं। मतलब दो वेक्टर हैं तब तक तो हमारा ट्राइंगल लॉ चल रहा है, लेकिन दो से ज्यादा वेक्टर्स यदि हमारे पास में गिवन हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे ये डायग्राम मैंने यहां पे लिया हुआ है, इस डायग्राम को थोड़ा सा हम करेंगे बड़ा, ठीक है? बड़ा इतना सफिशिएंट है, थोड़ा छोटा करो। अब मेरे पास में ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर है। तो पॉलीगॉन लॉ ये कहता है कि तुम्हारे कितने भी वेक्टर्स होने दो, अनंत नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए कहानी बस इतनी सी चलने वाली है कि आप स्टार्ट करो टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से और खत्म कर दो हेड ऑफ लास्ट वेक्टर पे। स्टार्ट कहां से करो? टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर से, और खत्म कहां करो? हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर पे। पर ये आया कैसे होगा? तो मैंने बोला ये ट्राइंगल लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन है। तो भैया देखो, मुझे दो वेक्टर्स को तो जोड़ना आता है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? माना मैंने R1 वेक्टर है, तो क्या वो यहां से शुरू होके ये मेरा R1 वेक्टर होगा क्या? अरे होगा या नहीं होगा? तो क्या मैं R1 वेक्टर को लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बराबर है। अब सोचो, यदि मैं इस R1 वेक्टर और C वेक्टर को जोड़ना चाहूं, तो क्या मैं ये R1 C वेक्टर से ट्राइंगल यहां पर ड्रॉ कर सकता था? अरे कर सकता था। मैंने इसे नाम दे दिया R2 वेक्टर। तो क्या मेरा R2 वेक्टर आएगा R1 वेक्टर प्लस का, लेकिन R1 खुद क्या है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और ये C वेक्टर। अब यदि मैं यहां ध्यान से देखूं तो देखो, क्या ये यहां से ये ट्राइंगल बन रहा है? भाई देखो, ये इधर से हो गया R2 वेक्टर। इस डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा, देखो ये ऐसे जा रहा है R2 वेक्टर, फिर इधर आ रहा है कहीं E वेक्टर। तो मैंने क्या बोला? फर्स्ट के टेल से स्टार्ट करो, सेकंड के हेड पे खत्म करो। मैं इसे नाम दे देता हूं, ये है आपका E वेक्टर।
तो क्या मेरा ई वेक्टर जो है वो R2 वेक्टर प्लस का डी वेक्टर है, और R2 खुद क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। बोलो यस और नो। तो पॉलीगॉन लॉ में ये डायग्राम बना लो। फिर हम और एक इंपॉर्टेंट चीज करेंगे डिस्कस। क्या हुआ, कुछ हमें ही बता दो, हम बता देंगे कुछ। R2 वाला तुम इसको ऐसे फोकस करो, ये डायग्राम यहां है ही नहीं, इसको बाहर निकालो। तो बेटा देखो ये तुम्हारा कुछ ऐसे जा रहा है, R1 वेक्टर कुछ ऐसे जा रहा है, देखो ये। फिर तुम्हारा इधर से जा रहा है, इधर में C वेक्टर। तो मुझे बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट तुम कैसे लिखोगी। फर्स्ट से स्टार्ट करना है और सेकंड पे टर्मिनेट करना है, तो कुछ ऐसे जा रहा होगा। हाँ, अब ये हमारा थोड़ा सा, इसको बड़ा यदि मैं बनाने की कोशिश करूं, मान लो इसको यहां से हटा के यहीं मैं बनाऊं कि भैया देखो ये रहा R1 वेक्टर और ये रहा तुम्हारा C वेक्टर। तो तुम्हारा ये रहा भैया देखो, ये फर्स्ट से स्टार्ट करके ये रहा R2 वेक्टर। क्लियर है। अब यहां पर एक चीज और आती है जो कि ट्रायंगल लॉ में भी थी, लेकिन मैंने रोक के रखी ताकि एक साथ में क्लियर कर सकूं। वो क्या है देखो, फिर हम वापस जा रहे हैं इधर में। ये है कि भैया यदि ये तुम्हारा P वेक्टर है, ये तुम्हारा Q वेक्टर है, अब मान लो यदि यहां पर ये ऐसे यदि बना दिया जाए R वेक्टर, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। समझिए क्या कह रहा हूं। यदि कोई ट्राइंगल है या पॉलीगॉन है, कुछ भी होने दो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, यदि सब के सब एक साइक्लिक ऑर्डर में हैं, क्या है साइक्लिक। जैसे यहां ध्यान दो, यहां से मैं चला इधर गया, लेकिन यहां हेड मिल गया वापस से, तो मेरा साइकिल कंप्लीट हुआ क्या, नहीं। लेकिन मैं यहां से गया, हेड मिला, फिर यहां से गया, हेड मिला, मतलब सॉरी, यहां टेल से स्टार्ट हुआ, हेड पे पहुंचा, फिर टेल मिली, फिर हेड मिला, फिर टेल मिली, फिर हेड मिला, तो एक साइकिल बन गई। अब ये साइकिल कैसे भी हो सकती है, तो इन तीनों का वेक्टर सम लिखा जाएगा 0। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, वैसे ही सिमिलरली यहां पर जो है, इसको भी यदि मैं करूं, यदि इसको भी मैं यहां पर करूं, तो कहानी कुछ इस प्रकार से आएगी। जैसे मान लो ये A वेक्टर है, ये आपका B वेक्टर है, ये आपका C वेक्टर है और ये आपका D वेक्टर है, और मेरे पास में यदि यहां पर E वेक्टर ऐसे है, तो इसका मतलब ये होगा कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर बराबर 0। If a polygon has all the vectors in a cyclic order, then vector sum of all these vectors will be 0। क्या लिखना है पॉइंट, if a polygon has all the vectors in a cyclic order, if a polygon has all the vectors in a cyclic order, then vector sum of all these vectors will be equal to 0। क्या, if a polygon has all the vectors, if a polygon has all the vectors in a cyclic order, then vector sum of all these vectors will be 0। क्लियर है, पक्का लिख लिया, डायग्राम भी बना लिया होगा उम्मीद करता हूं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये यहां से हो रही है आपकी मेन कहानी स्टार्ट। अब ये कहानी क्या कहती है भैया, ये कहती है कि यदि मेरे पास में 2 वेक्टर्स गिवन हैं और उन 2 वेक्टर्स को यदि मैं पैरेललोग्राम की 2 एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर दूं, तो
उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा दैट विल गिव मी द रिजल्टेंट। द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण हमें परिणामी सदिश देगा। डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि मान के चलो हमारे पास में गिवन है एक पी वेक्टर गिवन है ऐसे, ये है पी वेक्टर। एक आपके पास में गिवन है क्यू वेक्टर, और एक चीज गिवन है, बोला गया है एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज थीटा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा। तो यदि मैं इन दोनों से क्या बना दूं, पैरेललोग्राम, इन दोनों से मैं क्या बना दूं, पैरेललोग्राम, तो कैसे बनेगा? ये देखो, मैंने ये लिया आपका एक पी वेक्टर, अब मैंने ले लिया क्यू वेक्टर, तो क्या मेरा क्यू वेक्टर इधर आ रहा था? सही है क्या? पक्का कि क्यू वेक्टर यहां आ रहा था? कि दोनों सही हैं? दोनों ही सही। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये भी क्यू वेक्टर है, ये भी क्यू वेक्टर है, मैंने मान लिया, लेकिन मैंने इसे यहां पर लिखा है कुछ इस प्रकार से क्यू वेक्टर। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज थीटा। तो जब कभी भी ये पॉइंट है तो इसमें एक बात याद रखना, क्या? ताल से ताल मिला। थीटा हमेशा टेल्स में देखा जाता है। ध्यान क्या रखना है, थीटा जो एंगल है, वेक्टर्स के लिए एंगल हमेशा कहां देखा जाता है? टेल्स में। कहां? टेल्स में। मतलब दोनों की पूंछ पकड़ के यहां लगाओ, वो जो बनेगा दोनों के बीच में वो एंगल थीटा होगा। पॉइंट क्लियर है? इसके लिए मैंने ये सब किया यहां पे। तो अब ये तो पैरेललोग्राम दिख ही नहीं रहा मेरे को, क्योंकि मुझे दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा भी गिवन है। तो इससे हम बनाएंगे एक पैरेललोग्राम। तो भैया देखो, ये पैरेललोग्राम बनाने के लिए मैंने इस पी वेक्टर को आगे यहां पर एक डाल दिया, भैया ये पी वेक्टर, इसको भी मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, ये बन चुका है क्यू वेक्टर। अब मुझे पैरेललोग्राम जैसा स्ट्रक्चर दिख गया है। पैरेललोग्राम क्या होता है? ऐसा शेप जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल। इसका मतलब ये है, यदि मैं पैरेललोग्राम लिखता हूं यहां पे ऐसे, ये है ए बी सी डी, तो इसका मतलब ए बी जो है वो पैरेलल होगी सी डी के, और जो एडी है वो पैरेलल होगी बीसी के। इसके अलावा और कुछ होता है क्या इसमें? क्या एंगल 90 का होगा? नहीं। क्या साइड सेम होंगी लेंथ में? आमने सामने वाली। अपोजिट साइड्स विल हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एज वेल, बट बाकी नहीं। तो अब इसका जो डायगोनल बनेगा, दिस विल गिव द रिजल्टेंट। मतलब आर वेक्टर विल बी इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। आर वेक्टर विल बी इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो अब ये कैसे हो रहा है? तो भैया ये पी वेक्टर है तो ये भी पी वेक्टर के बराबर है, ये क्यू वेक्टर है तो ये भी क्यू वेक्टर के बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है? सेम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी सी ज्योमेट्री करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, यहां से इसको थोड़ा एक्सटेंड किया और इसको यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो मैं यहां से इन वेक्टर्स को हटा के एक सिंपल ज्योमेट्री पे जब मैं सोचूंगा तब मेरा काम होगा। कैसे? कि ये जो पूरा एंगल थीटा है, यही एंगल थीटा यहां पर भी होगा, है ना? तो ये ज्योमेट्री से आएगा। तो ज्योमेट्री से कैसे आएगा भैया? देखो, ये इतना आ गया, थोड़ा ज्यादा ही हो गया क्या? ये हो गया ना।
ठीक है। तो अब मैंने यहां पे क्या बोला, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी डी, और यहां से एक परपेंडिकुलर और इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। इस कंडीशन में हुआ क्या, यदि ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। क्यों? ये पैरेलल साइड्स पे ये सिखाया है मैंने एंगल्स निकालना, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला भी एंगल, तो चूंकि ये पैरेलल साइड से तो ये वाला एंगल थीटा। मैंने यहां पे डाला है परपेंडिकुलर तो ये वाला एंगल 90, और ये वाला बीच में था मेरे पास में डायगोनल, इस वाले एंगल को मैं मान लेता हूं अल्फा, इसको मैंने यहां पर मान लिया अल्फा। क्लियर है? इतना समझ में आया ये कैसे किया? अब इसका मैं डायरेक्ट करने वाला हूं रिजल्ट, रादर देन कि हम इसके प्रूफ को करें। प्रूफ को करके कोई तुम्हें क्लास 11 की एग्जाम तो लिखनी नहीं है कि लिखनी है? अरे लिखनी है क्या? तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और ये जो एंगल आएगा अल्फा, ध्यान रखना अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फ्रॉम पी वेक्टर, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फ्रॉम पी वेक्टर। तो पी वेक्टर से एंगल अल्फा आएगा, ये आएगा tan इनवर्स q साइन थीटा अपॉन p प्लस का q cos थीटा। पहली बार देख रहे हो इसको? पक्का क्लियर है भैया ये? अब हम डेरिवेशंस को, अननेसेसरी डेरिवेशंस को हम नहीं करने वाले हैं, हम उन्हीं डेरिवेशंस को देखेंगे जो काम के हैं। तो भैया हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या देगा? यही देगा। क्या इसे मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी लिख सकता था? भाई देख लो यहां पे आराम से, यार ये तुम्हारे पास पी वेक्टर, ये तुम्हारा व्हाइट वाला क्यू वेक्टर, तो देखो ये और ये ट्राइंगल लॉ। बस हम इसे पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू भी देखते हैं। थीटा कैसे लिखते हैं? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहां पे होता है? जब दो वेक्टर्स की टेल एक जगह होती है तो उन टेल्स के बीच में एंगल थीटा होता है। क्लियर है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और एंगल मेड बाय रिजल्टेंट फ्रॉम पी वेक्टर। तभी तो कर पाएंगे। कितनी चीजें तो गिवन थी, देखो ये वाली गिवन, पी वेक्टर क्यू वेक्टर, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज थीटा, ये गिवन है। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। मैंने ये बोला कि हमारे पास में कोई वेक्टर गिवन है, पी वेक्टर, ए गिवन है क्यू वेक्टर, और एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर जो है वो है थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो मैं इस पी वेक्टर का यदि मैग्नीट्यूड लिख दूं तो उसे पी मान लूं, क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यदि मैं क्यू मान लूं, और मेरे पास में डिफाइन है आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। मेरे पास में डिफाइन है आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास में यदि ये है पी वेक्टर और ये है आपका क्यू वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, और मैं ये कह रहा हूं कि यदि आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है तो दिस विल बी योर आर वेक्टर। आर वेक्टर विल मेक एन एंगल अल्फा फ्रॉम पी वेक्टर। देन यहां जो हमारा आर का मैग्नीट्यूड आने वाला है वो आएगा अंडर द रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और ये आर वेक्टर पी वेक्टर से जो एंगल बना रहा है उसका नाम है अल्फा। तो भैया अल्फा आएगा tan इनवर्स q साइन थीटा अपॉन p प्लस का q cos थीटा। अब सोचो यदि मैं आपसे पूछूं, मान लो कि मैंने माना कि आर वेक्टर क्यू वेक्टर से एंगल बना रहा है बीटा, तो बीटा बराबर कितना आएगा?
थीटा माइनस अल्फा। भाई थीटा तुम्हें पता है, अल्फा तुमने निकाल लिया, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। पर अदरवाइज तुम ध्यान दो, यदि मुझे इस पूरे फॉर्मेट में लिखना होता तो मैं क्या लिख रहा होता। यहां ध्यान दो, जब मैंने P वेक्टर से एंगल लिया तो देखो यहां P वेक्टर अकेला था। अरे हाँ या ना? तो इसको रिवर्स ऑर्डर में जब मैं सोचूंगा बीटा के लिए तो क्या बन रहा होगा, बोलो चलो, tan इनवर्स। जब मैंने P से एंगल लिया तो यहां P अकेला था, मतलब इस बार Q यहां अकेला होगा। जिस जगह Q है उस जगह P होगा, तो ये क्या आएगा। अब चूंकि मैं यहां tan इनवर्स लिखता हूं तो साइन अपॉन कॉस आना ही आना है। घर पे जाके रूम पे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ाई की बात ही नहीं, पढ़ाई की बात करते सन्नाटा छा जाता है। हो गया पक्का? नो सर, ओके, वेटिंग। पता है अभी जून चालू हो गया, जून में गर्मी थी, अब बारिश का मौसम आने वाला है, एक आध महीने बारिश पड़ेगी, फिर भी गर्मी पड़ती रहेगी। जो पत्थर है सब, पानी तो जमीन में रहता तो है नहीं, पेड़ पौधे कम हो गए, कंक्रीट बनते जा रहा है। जहां हरियाली ज्यादा होती है ना, पेड़ पौधे जहां ज्यादा होते हैं, तो वहां देखना कैसे होता है कि बारिश होने के बाद मौसम ठंडा हो जाता है। यहां उल्टा उमस जैसा हो रहा है ना, थोड़ी उमस लग रही है ना, ह्यूमिडिटी जैसी। पर उसके बाद में धीरे धीरे दिन निकलते जाएंगे, फिर नवंबर भी आएगा, फिर टेम्परेचर डाउन होगा और सर्दियां भी आएंगी। फिर वापस मई आएगा, लेकिन वापस मई में तुम यहां क्या करोगे, तब तुम एग्जाम देके तुम्हारे घर जाओगे और सिलेक्शन लेके फिर आओगे।